Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 17 of the course Business System Development. Today we will be talking about designing interfaces and dialogues. इंटरफेस डिज़ाइन पर हमारी डिस्कशन कंटिन्यूड है। पिछले वीक में भी, पिछले लेक्चर में भी हमने इंटरफेस डिज़ाइन को डिस्कस किया और हमने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जो कि यूज़र के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन रिक्वायर्ड करते हैं, क्योंकि आपको यूज़र को सेटिस्फाई करना है, यूज़र की नीड्स को पूरा करना है, तो आपका इंटरफेस यूज़र के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। Before we formally start today's lecture, let us have a look on the summary of the previous lecture. जी, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि आपके फॉर्म्स और रिपोर्ट्स होते क्या हैं। पहले इनमें हमने डिफरेंस देखा था। फॉर्म आपका ये है कि आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहे हैं जो कि बैकएंड पे किसी डेटाबेस में जाकर एक रिकॉर्ड बनेगी। ठीक है, सो कुछ प्री डिफाइंड डाटा है प्लस आप कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। रिपोर्ट्स ये हैं कि आप ऐड कुछ नहीं करते, ऑलरेडी कुछ सेव डाटा है उसको आप रिट्रीव कर रहे हैं। तो फॉर्म्स को डिज़ाइन करने के अपने तरीके हैं, इसी तरह रिपोर्ट्स को भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जिनको आप ज़रूर अंडर कंसिडरेशन रखेंगे वो ये है कि सबसे पहले यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, यूज़र जो चीज़ चाह रहा है वो उसको उस फॉर्म से या रिपोर्ट से मिली है या नहीं मिली। उसको यूज़र फ्रेंडली बनाएं, उसको इंटरेक्टिव बनाएं, डिफरेंट चीज़ों को करेक्टराइज करें, कैटेगराइज करें, उनके दरमियान अगर स्पेसिंग रिक्वायर्ड है स्पेसिंग दें, अगर ज़रूरत है तो डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यूजेबिलिटी कलर से इम्प्रूव होती है। इसी तरह टेबल्स हैं तो उनके लेबल्स डिफरेंट रखें, हाईलाइटेड करें, समरीज बताएं, ठीक है, मीनिंगफुल नेम्स को यूज़ करें। सो ये सारे हिंट्स हैं जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक अच्छे इंटरफेस डिज़ाइन से रिलेटेड डिस्कस किए थे। मेनली हमने फोकस किया था फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स पर। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यूजेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए। यूजेबिलिटी क्या है कि एक यूज़र सिस्टम के साथ जो इंटरेक्शन करता है कितना यूज़र फ्रेंडली है, कितना आसानी से वो इसको यूज़ कर सकता है, इसको हम यूजेबिलिटी कहते हैं। सो यूजेबिलिटी को कैसे इवेल्युएट किया जाता है और यूजेबिलिटी को कैसे इंक्रीज किया जाता है या इंक्रीज कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। और इंटरफेस और डायलॉग डिज़ाइन ये कैसे हैं। फॉर्म्स और रिपोर्ट्स इंटरफेस का एक लेआउट है, ठीक है। इसी तरह आप इंटरफेस आपके डिफरेंट अदर तरीके से भी हो सकते हैं। आपकी टच स्क्रीन जो है वो एक इंटरफेस हो सकती है, आपके विजेट्स जो हैं वो इंटरफेस हो सकते हैं, आपके आइकन्स जो हैं वो एक इंटरफेस हो सकते हैं। सो ये इंटरफेस डिज़ाइन कैसे करेंगे, डायलॉग डिज़ाइन कैसे करेंगे, इनको हम देखेंगे। डिफरेंट मेथड्स हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम। वो डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इनको भी हम देखेंगे। वेरियस इनपुट डिवाइसेस, आप सिस्टम में डिफरेंट तरीक़ों से डाटा जो है वो एंटर कर रहे हैं। एक तो है फॉर्म्स के थ्रू आप डाटा एंटर कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ डिवाइसेस की बात करेंगे जो कि आपके सिस्टम में डाटा को एंटर करती हैं, जैसे कि आपके माउस हैं, जैसा कि आपके कीबोर्ड्स हैं, ठीक है। सो डिवाइसेस को कैसे यूज़ करना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह इंटरफेस डिज़ाइन के लिए आप लेआउट का ख्याल रखेंगे, एंट्री फील्ड का ख्याल रखेंगे, फीडबैकिंग का ख्याल रखेंगे, सिस्टम के जो हेल्प मेन्यूज़ हैं उनका ख्याल रखेंगे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इन सारी चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है। सो आज के लेक्चर में इन चीज़ों को देखेंगे। आइए सबसे पहले रिकॉल करें कि हम एग्जैक्टली किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। सो हम डिज़ाइन फेज़ पर हैं। डिज़ाइन फेज़ में हमने फाइल्स और डेटाबेसेस को डिज़ाइन कर लिया। फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स को हमने पिछले लेक्चर में देखा। आज हम देखेंगे यूजेबिलिटी के क्या फैक्टर्स हैं और डायलॉग्स और इंटरफेसेस कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है असेसिंग यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी को आप कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे आप बताएंगे कि ये इंटरफेस यूजेबल है और ये वाला इंटरफेस यूजेबल नहीं है, ठीक है। सो इस चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए, असेस करने के लिए हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 स्पीड, नंबर 2 एक्यूरेसी और नंबर 3 सेटिस्फैक्शन। ये आपने स्पेसिफिक यूज़र जब स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है
वो कितना स्पीड में करता है, कितना एक्यूरेटली करता है, और एट द एंड ऑफ द टास्क वो कितना सेटिस्फाई है। ये 3 फैक्टर्स, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप किसी एक यूजर, किसी स्पेसिफिक यूजर के स्पेसिफिक टास्क के लिए अगर आप देख रहे हैं तो हम कहते हैं कि आप यूजेबिलिटी को इवैल्यूएट कर रहे हैं, यूजेबिलिटी को आप असेस कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा रहे हैं कि चीजें कितनी यूजेबल हैं और कितनी नहीं है। सो स्पीड, कितना इजीली वो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है, कितना स्पीड में वो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है, कहीं चीज़ों को समझने में, इंटरप्रेट करने में और फिलअप करने में बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, अनवांटेड चीज़ें तो आप उससे नहीं कर रहे। तो नंबर 1 स्पीड। नंबर 2 एक्यूरेसी। ऐसा तो नहीं है कि आप उससे कोई ऐसी चीज़ें डिमांड कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें आप उससे इनपुट ले रहे हैं जिसमें गलती के चांसेस हैं, वो गलत कर सकेगा। अब जैसा एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है वो पाकिस्तान के हवाले से है कि पाकिस्तान में डेट ऑफ बर्थ जो है पहले डे लिखा जाता है, फिर मंथ और फिर ईयर। अब अगर आप कोई फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं या आप कोई सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें आपने डेट ऑफ बर्थ को ये आपने इन्वर्स करके लिख दिया, पहले ईयर कर दिया, फिर मंथ और फिर डे कर दिया, ठीक है, सो ये आपने जो गलत ये भी नहीं है लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं है। पाकिस्तान में इस लेआउट को नहीं फॉलो किया जाता, बल्कि पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर वाले को फॉलो किया जाता। अब यहाँ पे आपने कर दिया, सो इस बात के हाईली चांसेस हैं कि यूजर इसको रॉन्गली जो है वो अटेम्प्ट करेगा और इनएक्यूरेसी इसमें आएगी। और तीसरे नंबर पे सेटिस्फैक्शन, के यूजर ने जो है वो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करके क्या वो इस सिस्टम को दोबारा भी यूज करना चाहेगा या बस वो कहेगा कि आपने उसको इतना इरिटेट किया, इतना उसको बॉदरसम किया, इतना आपने उसको इनॉय किया कि वो सिस्टम के साथ दोबारा इंटरेक्शन नहीं चाहता, ठीक है। हम देखते हैं कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं, कई ऐसी गेम्स हैं आपके स्मार्टफोन्स में, कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं आप एक दफ़ा यूज़ करते हैं और फिर आप उसको यूज़ करना छोड़ देते हैं। यूज़ करना छोड़ना इसलिए आप नहीं करते कि वो रॉन्ग आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, वो गेम जो है वो रॉन्ग आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, बल्कि आप इसलिए छोड़ते हैं कि वो आपके लिए इंटरैक्टिव नहीं है, वो आपके लिए बोरिंग है, उसमें चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं। मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं कोई गेम डाउनलोड करता हूँ, उसको लर्न करने में, उसको समझने में मुझे इतना टाइम लगता है या इतना मेरे लिए वो इनकन्वीनियंट होता है कि मैं स्ट्रेट अवे गेम को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बजाय मैं कोई और गेम सिमिलर कैटेगरी की मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इसका इंटरफेस ठीक नहीं था, इसका इंटरेक्शन गेम का ठीक नहीं था, उसमें स्पीड के इश्यूज थे, उसमें एक्यूरेसी के इशू थे, उसमें सेटिस्फैक्शन के। आई वॉजंट सेटिस्फाइड, दैट इज द रीजन आई डिलीटेड द एप्लीकेशन। सो हमें यह देखना है कि कोई स्पेसिफिक यूजर कोई स्पेसिफिक टास्क कितनी स्पीड, कितनी एक्यूरेसी और कितनी सेटिस्फैक्शन से परफॉर्म करता है, ये उसकी यूजेबिलिटी को इवैल्यूएट करता है, यूजेबिलिटी को असेस करता है। सो व्हेनेवर यू वांट टू नो दैट हाउ यूजेबल अ सिस्टम इज, यू नीड टू डिटरमिन द स्पीड, एक्यूरेसी एंड सेटिस्फैक्शन। यूजेबिलिटी को आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनको आपने डिटरमिन करना है। अब ये वो चीजें हैं जिसको यूज करते हुए आप उस यूजेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले कंसिस्टेंसी, चीजें एक जैसी रखें, चाहे वो टेक्स्ट राइटिंग में हो, चाहे वो टर्मिनोलॉजीज में हो, चाहे वो फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हो, चाहे वो टाइटल्स हो, नेविगेशन हो, रिस्पॉन्स टाइम हो, ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब नेविगेशन से ये मुराद है कि लेट से आप किसी एक पेज पर हैं, नेक्स्ट का बटन आपने राइट पे रखा है, बैक का बटन आपने लेफ्ट पे रखा है। अब अगर आप अगले पेज में मूव करते हैं तो बैक का बटन राइट पे आ गया और नेक्स्ट का बटन जो है वो लेफ्ट पे आ गया। अब ये इनकंसिस्टेंट हो गया, रॉन्ग नहीं है, लिंक ठीक काम करेंगे लेकिन इनकंसिस्टेंट हो गए। कहीं पे फॉन्ट साइज आपने टाइम्स न्यू रोमन रखा है, कहीं पे फॉन्ट साइज आपने एरियल रखा है, कहीं पे फॉन्ट स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन और एरियल था, कहीं पे फॉन्ट साइज 12 का है, कहीं पे 14 का है, कहीं पे हेडिंग 18 की है, ये इनकंसिस्टेंसी है। इसी तरह टर्मिनोलॉजीज हैं, कहीं पे आप डीबी रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटाबेस को, कहीं पे आप जो है वो डीबी किसी और चीज को, डेसिबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसी तरह टाइटल्स हैं, तो ये सारी चीजों को कंसिस्टेंटली यूज करें। और यही वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप एज ए स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट्स के हवाले से या अपने एग्जाम को, पेपर को अटेम्प्ट करने के हवाले से भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो कंसिस्टेंट रहें, जो काम भी कर रहे हैं
कंसिस्टेंटली इसको करें। लाइक आपने अगर एक असाइनमेंट सबमिट करने हैं, उसमें कहीं पे आपने एक फॉन्ट स्टाइल दिया है, कहीं पे दूसरा दिया है, कहीं पे लाइन स्पेसिंग कुछ और है, सो ये आपकी इवन इंस्ट्रक्टर के लिए भी ये यूजेबल जो है वो नहीं होगा और उस पर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो टेक्निकल कंटेंट्स के अलावा जो असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके अलावा इन चीज़ों को भी आपको कंसिडर करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बिजनेस प्रोसेस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और हम यूजेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हमें एफिशिएंसी को भी देखना पड़ेगा। एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि यूजर को कम से कम एक्शन जो है वो परफॉर्म करने पड़े, सिस्टम मोस्टली चीज़ें खुद एंटर कर रहा हो। अब एक चीज़ आप जानते हैं कि कहीं पे भी आप कोई फॉर्म फिलअप करें या कोई डाटा प्रोवाइड करें, वो आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपसे क्यों मांगी जा रही है? क्योंकि वो आपकी एज कैलकुलेट करना चाहते हैं। कोई आपसे ये नहीं कहता कि अपनी एज बताएं, क्योंकि जब आप एज, अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि आप अपनी एज बताएं तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप कितने साल के और कितने महीने के हैं। कितने साल और कितने महीने निकालने के लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से आज की डेट को माइनस करेंगे और देखेंगे कि आपकी उम्र जो है वो 25 साल 6 महीने और 8 दिन बन रही है। अब ये इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो गई, इसमें यूजर का एक्शन इन्वॉल्व हो गया। सो अगर आप किसी से एज पूछ रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप उससे डेट ऑफ बर्थ पूछें, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करें, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो कभी चेंज नहीं होगी। एज जो है वो चेंज होती रहती है। मेरी जो एज आज से 6 महीने पहले थी, आज वो एज मेरी नहीं है। इस तरह वो एज मेरी 4 महीने बाद नहीं होगी, ठीक है, चेंज हो रही है, लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ फिक्स है, कॉमन है। सो जब सिस्टम मुझसे डेट ऑफ बर्थ पूछता है, इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम बैक एंड पे क्या करता है कि आज की डेट और मेरी डेट ऑफ बर्थ इसको सब्ट्रैक्ट करता है और मेरी एज ऑटोमेटिकली निकाल लेता है, ठीक है। सो जो काम सिस्टम खुद कर सकता है वो मुझसे आप न करवाएं, ठीक है। सो ये इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो कहाँ से की है। सो इंस्टेड कि आप पूरा नाम लिखें कॉमसैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्चुअल कैंपस, ठीक है, आपके पास जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू हो जिसमें ढेर सारी यूनिवर्सिटीज के नाम है, उसमें आप जो है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लें कि हाँ जी आपने उसमें कॉमसैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्चुअल कैंपस का भी है, आपने सेलेक्ट कर लिया और वो ऑटोमेटिकली। सो यूजर एक्शन उसमें जो है वो आपने कम से कम किया है, मोस्टली चीजें फैसिलिटेट हो रही हैं। इसी तरह ईज होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और आउटपुट्स होना चाहिए। अब अगर आप उसे पूछ रहे हैं इंस्टीट्यूट बताओ, ठीक है, व्हाट इज योर इंस्टीट्यूट, अब इसका क्या मतलब है? इसके तो कई मतलब हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट का ये मतलब भी है कि आप करंटली किस इंस्टीट्यूट में ये बताएं। इंस्टीट्यूट का ये मतलब भी हो सकता है कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन कहां से थी, उस इंस्टीट्यूट का नाम बताएं। सो ये एक्सप्लेनेटरी नहीं है। अगर आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बताना चाह रहे हैं तो आप उसे ये बताएं कि आप उससे यूजर से ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज दी लास्ट इंस्टीट्यूट दैट यू हैव अटेंडेड, ठीक है। तो लास्ट एजुकेशन जो भी थी वो अपने लास्ट इंस्टीट्यूट का नाम बता देगा। इसी तरह अगर आप उसे पूछ रहे हैं व्हाट इज योर सैलरी, अब सैलरी आप एनुअल पूछ रहे हैं, मंथली पूछ रहे हैं, या आप उसे वीकली पूछ रहे हैं, ठीक है। अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, ये वेग है। तो आप उससे जो है वो पूछें कि व्हाट इज योर मंथली सैलरी, ठीक है। लेट्स से इवन अगर सिस्टम को एनुअल सैलरी भी चाहिए तो आप उसे मंथली सैलरी पूछें। क्यों? क्योंकि यूजर के लिए मंथली सैलरी को फिर 12 के साथ मल्टीप्लाई करना कन्वीनियंट नहीं है। सिस्टम जो है वो उसकी मंथली सैलरी पूछे, खुद बैक एंड पे 12 के साथ मल्टीप्लाई करे, टोटल एनुअल सैलरी उसकी ऑटोमेटिकली निकल आएगी। इसी तरह फॉर्मेट है, जैसे हमने ऊपर बात की कंसिस्टेंटली यूज करें टर्मिनोलॉजीज वगैरह, तो फॉर्मेट भी आप जो है वो फॉर्मेटिंग यहां पे भी जिक्र था। यहां पे हम कह रहे हैं कि डिस्प्ले ऑफ डेटा एंड सिंबल्स, इनको भी आप अप्रोप्रिएटली यूज करें। जहां पे सिंबल्स यूज करने थे, जहां पे डाटा को डिस्प्ले कराना था, उसको अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएटली फॉर्मेट भी करें। और लास्टली फ्लेक्सिबिलिटी, मैक्सिमाइज यूजर ऑप्शंस फॉर डाटा इनपुट अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंसेस, ठीक है। लेट्स से फ्लेक्सिबल आप उसे करें। इंस्टेड के आप अगर ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं वी कॉमसैट्स में एडमिशन का, सो इंस्टेड के आपसे पूछा जाए 3 मुख्तलिफ फॉर्म्स में जो है वो आप या 3 मुख्तलिफ बटन टेक्स्ट बॉक्सेस में आप अपनी प्रेफरेंसेस एंटर करें, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से आपको फैसिलिटेट किया जा सकता है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू है, 4 प्रोग्राम्स हैं, प्रेफरेंस नंबर 1 आपकी क्या है। लेट्स से आप प्रेफरेंस नंबर 1 सेलेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली सेकंड बॉक्स में कंप्यूटर साइंस निकल जाए और 3 प्रेफरेंसेस रह जाएं। लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, टेलीकॉम है और कोई तीसरा डिग्री प्रोग्राम है। अब सेकंड प्रेफरेंस अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेते हैं तो थर्ड चॉइस में ऑटोमेटिकली पहली 2 चॉइसेस निकल जाएं और आपके पास सिर्फ जो है वो टेलीकॉम और कोई चौथी डिग्री रह जाए।
ठीक है। सो आपने जो है वो यूजर ऑप्शंस को मैक्सिमाइज किया है इनपुट के लिए, और वो प्रेफरेंसेस जो है वो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर रहा है। सो ये वो 5 चीजें हैं, मेनली ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको आप कंसिडर करते हुए यूजेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ये चीजें आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली बैक पे जो हमने पढ़ा, स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होगी। हम कई दफा देखते हैं आप सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसमें ये चीजें नहीं होती, ठीक है। सो आप जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते। अभी मैंने बात की कि आपकी गेम्स हैं, आपकी मोबाइल ऐप्स हैं, उनमें ये यूजेबिलिटी के फैक्टर्स नहीं होते, ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं होती, एफिशिएंसी उसमें नहीं होती, उसमें ईज नहीं होता, उसमें फॉर्मेटिंग के इश्यूज होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। सो यूजेबिलिटी उसकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। तो अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, आप गेम को डिलीट कर देते हैं। यू डू नॉट प्रेफर टू प्ले दिस गेम और यूज दिस एप्लीकेशन एनी मोर। इसके अलावा जो भी आप इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं, चंद मजीद चीजों का आप ख्याल रखेंगे, एंड दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कंसिडरेशन। याद रखें, यूजर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। यूजर का बैकग्राउंड नॉलेज है, यूजर का एक्सपीरियंस है, यूजर की स्किल्स हैं, यूजर की मोटिवेशन है, यूजर की पर्सनालिटी है। अब अगर एक गेम की हम बात करते हैं, ठीक है, एक गेम खेलनी है, वो गेम लेट्स से मैं एज एन कंप्यूटर प्रोफेशनल, ठीक है, जिसने कंप्यूटर्स में अपनी हाईएस्ट डिग्री भी की हुई है, वो भी गेम खेलेगा, ठीक है। और आप जो कि अभी स्टिल अपने बैचलर्स में हैं, ठीक है, आपने भी गेम खेलनी है। इसी तरह कुछ आपसे छोटी उम्र के लोग भी गेम खेलेंगे। सो यूजर डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, यूजर डिफरेंट, उनकी डिफरेंट प्रोफिशिएंसी लेवल है, उनका डिफरेंट एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो सारी चीजों को कंसिडर करेंगे आप, सारी चीजों को कंसिडर करते हुए आप जो है वो डेवलपमेंट करेंगे। और ये सिर्फ गेम के साथ नहीं है, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन, कोई भी आप ऐसा इंटरफेस बना रहे हैं, सो उसको अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अब आप और मैं, चूंकि हम मोस्टली कंप्यूटर्स यूज करते हैं, हमें पता है कि फॉर्म जब आप फिलअप करें, एरर मैसेज जो है वो यूजुअली हाईलाइट होकर टॉप पर आ जाते हैं। बाज केसेस में जो है वो अगर आपका फॉर्म सेव नहीं हो रहा तो हमें पता है कि उसमें कोई ना कोई एरर मैसेज है और हम उसको ढूंढ के फिक्स कर लेते हैं। लेकिन एक नया यूजर जो कि कंप्यूटर का बैकग्राउंड उसका कम है, अगर वो एक फॉर्म फिलअप कर रहा है, ठीक है, तो उसको इतना नहीं पता कि ये फॉर्म क्यों नहीं सेव हो रहा, उसके लिए एरर मैसेज ढूंढना उसके लिए कन्वीनियंट नहीं है। उसको नहीं पता कि स्टैटिक का क्या मतलब है, स्टैटिक वाली फील्ड मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, ठीक है। सो इस चीज को जरूर कंसिडर किया जाता है। सो एक्सपीरियंस, मतलब आप एल्डरली हैं, आप कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा बाज़ औक़ात आप ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसे बिजनेस प्रोसेसेस बना रहे होते हैं जो कि जिसमें जो है वो टाइम प्रेशर जो है वो होता है। मतलब आप ऐसे वक्त पर, यूजर ऐसे वक्त पर इंटरेक्ट कर रहा है कि वो लास्ट मिनट पे चीजें हो रही हैं, या ऐसी इन्वायरमेंट में वो काम करेगा, ठीक है। तो अगर एक यूजर ने उस सिस्टम के साथ 10-12 घंटे इंटरेक्ट करना है, ठीक है, 10 से 12 घंटे वो सिस्टम के साथ सिस्टम को यूज करता रहेगा, ठीक है, तो अगर उसमें मसले मसाइल बहुत आ रहे हैं तो वो जो है वो थक जाएगा, इरिटेट हो जाएगा और वो सिस्टम पे काम करना ही छोड़ देगा, ठीक है। लेट्स से हम एक टाइपर की बात करते हैं। एक कंप्यूटर ऑपरेटर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग करता रहता है। अब उसने सारा दिन जो है वो टाइपिंग करनी है 8 से 10 घंटे, ठीक है। अब अगर इमेजिन करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इतना अच्छे तरीके से डिजाइन ना होता, ठीक है, सो वो 2-3 घंटे ही काम करके बोर हो जाता, उसमें एरर्स डिफरेंट आते, डिफरेंट एरर्स की वजह से वो बोर हो जाता, इरिटेट हो जाता, एनॉय हो जाता, उसका डॉक्यूमेंट सेव ना होता, ठीक है, उसमें कॉस्ट ऑफ एरर्स जो है वो बहुत बढ़ जाती, तो वो सिस्टम को यूज करना छोड़ देता। सो ये जरूर कंसिडर किया जाता है कि आपके टाइम प्रेशर क्या है, कॉस्ट ऑफ एरर्स क्या है, वर्क ड्यूरेशन कहते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर ऐसे यूजर्स यूज करेंगे जो कि 8-8, 10-10 घंटे मुसलसल इसको यूज कर रहे होते हैं, सो उनके लिए आप अकॉर्डिंगली जो है वो इंटरफेस को डिजाइन करेंगे। कोई ऐसे यूजर्स हैं जो कि हार्डली 5 से 7 मिनट के लिए सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके लिए आप उनकी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंगली अपने इंटरफेस को बनाएंगे, डिजाइन करेंगे। इसी तरह प्लेटफॉर्म भी बहुत डिपेंड करता है। प्लेटफॉर्म से मुराद ये है कि आपका हार्डवेयर कौन सा है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। आपके हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स में आपका एप्पल है, आपका IBM है, आपके डेल की मशीन्स हैं, आपके HP के सिस्टम्स हैं, ठीक है। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास लाइनक्स है, यूनिक्स है, हमारे पास इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के ढेर सारे फ्लेवर्स हैं। सो किस प्लेटफॉर्म पर कौन सा
ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। इसी तरह अगर हम स्मार्ट डिवाइसेस की बात करें, एंड्रॉयड है, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स हैं, एप्पल है, सैमसंग है, HTC है, ठीक है। सो इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप अकॉर्डिंगली अपने इंटरफेस को डिज़ाइन करते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ एप्लीकेशंस आईफोन पर बड़ी अच्छी चलेंगी, लेकिन वो एंड्रॉयड की डिवाइस पर ठीक नहीं चलेंगी, क्योंकि डेवलपर ने प्लेटफॉर्म जो है वो डिपेंडेंट एप्लीकेशन को बना दिया। तो डेवलपर को चाहिए कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाए, कि अगर ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड के लिए भी इस्तेमाल हो या iOS के लिए भी इस्तेमाल हो, इसकी परफॉर्मेंस या इसका ऑपरेशन जो है वो दोनों केस में बड़ा अच्छा होना चाहिए। इसी तरह एनवायरनमेंट की बात करें, सोशल एंड फिजिकल इश्यूज, आपने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है, स्मार्टफोन के लिए ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो कि एल्डरली लोग यूज करेंगे, ठीक है। एल्डरली लोग अपने लेट से उसमें अपना रोजाना के हिसाब से ब्लड प्रेशर जो है वो उसमें फीड कर रहे हैं, पल्स रेट जो है वो फीड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी वीकली और मंथली रिपोर्ट देख सकें। अब इस केस में एल्डरली पीपल रिपोर्ट बना रहे हैं और आपने उस एप्लीकेशन का इंटरफेस ऐसे बनाया है कि उसका फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, ठीक है, उसका फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, और उस एल्डरली पर्सन जिनको मोस्टली हमें पता है कि उनको आई साइट के भी इश्यूज हो जाते हैं दैट एज, उसको बहुत जो है वो आंखों के करीब करके जो है वो उसको यूज करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली आपने फिजिकल इश्यू को कंसिडर नहीं किया, एल्डरली पीपल वो उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे थे, आपने कंसिडर नहीं किया, ठीक है। हमने बहुत दफा ऐसे देखा है कि एल्डरली लोग स्मार्टफोन यूज करने से अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मोस्टली काम होता है डायलर्स का, फोन डायल पैड से नंबर डायल करते हैं। आपके जो प्रीवियस वर्जन थे स्मार्टफोन्स के, उसमें डायलर बहुत छोटा था, उनको नंबर्स ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती थी, ठीक है। सो उन्होंने स्मार्टफोन को ही यूज करना छोड़ दिया। तो अब आपको इन चीजों को ख्याल रखना है कि आप कैसे इंटरफेस बनाएं जिसमें आप, कौन यूजर इस्तेमाल करेगा, उसका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, क्या उस पर कोई वर्क के प्रेशर्स हैं, टाइम के प्रेशर हैं, क्या कोई फिजिकल या सोशल इश्यूज हैं, नहीं है। इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए आप इंटरफेस बनाएंगे। आपका कोई भी इंटरफेस यूनिवर्सल या जनरल पर्पस नहीं हो सकता। इसलिए हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि हाउ अ सिस्टम परफॉर्म्स इन सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर यूजर फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। एक सिस्टम एक यूजर को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने में कैसे हेल्प करता है, ये यूजेबिलिटी है, और इसी को हमने लेकर आगे चलना है। और इसी को लेकर हमने जो है वो ये प्रीवियस स्लाइड में भी फैक्टर्स जो है वो डिटरमिन किए हैं, और इस स्लाइड में भी हमने जो है वो फैक्टर्स डिटरमिन किए हैं। सो एक स्पेसिफिक यूजर स्पेसिफिक टास्क कैसे परफॉर्म करता है, आप उसको कैसे फैसिलिटेट करने हैं, ये सारी चीजें बड़ा की रोल प्ले करती हैं, और ये सारी चीजें यूजर इंटरफेस में कंसिडर की जाती हैं। इसके अलावा यूजेबिलिटी को इवैल्यूएट करने के कुछ मेथड्स हैं। बाज़ों का आप इन तरीकों से भी ये देखते हैं कि ये कितना यूजेबल है। सबसे पहले टाइम टू लर्न, ठीक है, टाइम टू लर्न, आपको उस एप्लीकेशन या उस सॉफ्टवेयर को यूज करने में कितनी देर लगती है, ठीक है, ये बड़ा मैटर करता है। आपने देखा होगा कि एक मशहूर एप्लीकेशंस हैं, टेम्पल रन है, ठीक है, या जो है वो सबवे सर्फ है। आप देखेंगे छोटे से उम्र के बच्चे, 3-4 साल की उम्र के बच्चे भी जो है वो गेम्स खेल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम टू लर्न बहुत कम है, ठीक है। सिर्फ आपने उसमें राइट स्वाइप करना है, लेफ्ट स्वाइप करना है, अप स्वाइप करना है और डाउन स्वाइप करना है। ये 4 चीजें अगर आपने लर्न कर ली, आप गेम खेल सकते हैं। सो टाइम टू लर्न, ये लर्न करने में आपको कितना देर लगेगी? हार्डली 1-2 मिनट। ये बच्चा भी 1-2 मिनट में ये चीज सीख लेता है। इसीलिए टेम्पल रन या इस टाइप की जो दूसरी गेम्स हैं, ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं, ठीक है, क्योंकि इसका टाइम टू लर्न बहुत कम है। तो आप एक ऐसे तरीके से सिस्टम की डेवलपमेंट करें, प्रोसेस डेवलपमेंट आप इस चीज को सामने रखते हुए करें कि उसमें टाइम टू लर्न जो है वो बहुत कम से कम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिस्टम को यूज करने के लिए आपको 1.5 महीना सिर्फ लर्निंग के लिए लग जाए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम क्यों सारे यूज कर सकते हैं, इवन बिगिनर्स जो है वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज कर सकते हैं और बड़ी आसानी से यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भी टाइम टू लर्न जो है वो बहुत मिनिमम है। इसी तरह स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस जो है, ठीक है, स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस, जो काम आप कर रहे हैं वो बड़ा स्पीडली परफॉर्म हो जाता है। रेट ऑफ एरर्स, ठीक है, अगर किसी सिस्टम में एरर्स या किसी इंटरफेस में एरर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूजर रॉन्ग प्रोवाइड करे। इसका मतलब ये है कि आपने इंटरफेस इस तरीके से डिजाइन नहीं किया कि एरर्स जो है वो कम से कम हो, ठीक है। लेट्स से अगेन मैं एग्जांपल दूं डेट ऑफ बर्थ की। अगर डेट ऑफ बर्थ में आपने जो है वो डे, मंथ और ईयर जो है वो रखा हुआ है, ठीक है,
और आपने ये नहीं बताया कि मंथ को वो जो है वो अल्फाबेटिकली लिखे, लेट्स से जुलाई GULY और अगस्त AUGUST करके लिखे, या जो है वो सिंपली नंबर्स लिखे 0708। लेट्स से उसने AUGUST लिखा, सिस्टम ने एरर मैसेज दे दिया द डेट ऑफ बर्थ इज रॉन्ग, अब एक एरर बढ़ गया, फिर उसने उसको करेक्ट किया और उसने सिर्फ कैपिटल में लिख दिया AUG, अब ये भी उसकी एब्रिविएशन, फिर सिस्टम ने कहा कि ये रॉन्ग है। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करने में 2 एरर्स आ गए। सो इसको आप बड़े अच्छे तरीके से डील इस तरीके से करते हैं कि जब भी आप उससे डेट ऑफ बर्थ लें, आप डे का ड्रॉप डाउन मेन्यू बना लें, जैसा हमने अक्सर देखा है, आप क्लिक करते हैं वो 1 से लेकर 31 तक आ जाता है, आप सेलेक्ट कर लेते हैं लेट्स से 17th, अगले उस पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पे फिर 12 मंथ्स आ जाते हैं, जनवरी फरवरी। ठीक है, उसमें से एक और सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तीसरे में ईयर्स आ जाते हैं, आप उसमें से एक ईयर, तो यहां पे आपने जब क्योंकि प्री डिफाइंड इनपुट्स हैं, सिर्फ आपने सिलेक्शन की, इस बात के चांसेस ही नहीं है कि एरर्स होंगे। इसी तरह आपने अक्सर देखा है कि फॉर्म आप फिलअप करते हैं, जब आप डेट ऑफ बर्थ या कोई डेट मेंशन करनी होती है, डेट ऑफ योर डिग्री लास्ट डिग्री कंप्लीटेड, सो वो डेट पूछने से बेहतर ये कि वो आपको कैलेंडर प्रोवाइड कर दें, क्योंकि आप फॉर्मेट में इशू कर सकते हैं। कैलेंडर एक स्मॉल पॉपअप विंडो आ जाती है, आप उसमें खुद सेलेक्ट करते हैं, ईयर पे भी नेविगेट कर सकते हैं, मंथ पे भी, और वो ऑटोमेटिकली जब वो जो आप सेलेक्ट करेंगे उसमें एरर के चांसेस नहीं होंगे। तो जिस तरह मैं बात कर रहा हूं कि रेट ऑफ एरर्स अगर आ रहे हैं, एरर्स अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इस बात के चांसेस कम है कि यूजर एरर कर रहा है, इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि आपने इंटरफेस ठीक डिजाइन नहीं किया जिसकी वजह से यूजर एरर कर रहा है। ठीक है, इसी तरह रिटेंशन ओवर टाइम है और सेटिस्फैक्शन जो है, जिसको हमने पहले भी देखा, तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि यूजेबिलिटी को डिटरमिन करने में हेल्प करती हैं। सो दीज आर ऑल्सो फ्यू कंसर्न्स दैट यू मस्ट कंसिडर व्हाइल डिजाइनिंग एन इंटरफेस। अब अगर हम बात करते हैं एरर्स इन वेब पेज, बाज वेबसाइट्स बड़ी पूरली डिजाइंड होती हैं, उसमें ढेर सारे मसले मसाइल होते हैं, जैसे कि नॉन स्टैंडर्ड विजेट्स हैं। ठीक है, विजेट्स क्या होते हैं, अब यहां पे आप देख सकते हैं, बाज केस में आपके पास जो है वो एप्लीकेशन है, वेदर की एप्लीकेशन, वेदर पे आप वेदर एप्लीकेशन को आप क्लिक करेंगे, वो ओपन होगी, उसके बाद जो है वो आपकी प्री डिफाइंड कोई सिटी है, उस सिटी का वेदर आप देख सकेंगे। बाज विजेट्स ऐसे हैं कि ऑटोमेटिकली उसमें वेदर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, आपको जो है वो कोई सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, और ये आपकी मेन स्क्रीन पर चल रहा है, तो ये हमारे विजेट्स हैं। ठीक है, ये हमारे विजेट्स हैं, तो ये एक अच्छे विजेट की जो है वो डिजाइन है। इसलिए अगर हम वेबसाइट की बात करें, वेब पेजेस, बाज वेबसाइट बड़ी पूरली डिजाइन होती हैं, और उनके इश्यूज ये होते हैं कि उसमें नॉन स्टैंडर्ड विजेट्स हैं, उसमें एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं। ठीक है, उसमें जो है वो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है। ठीक है, टेक्स्ट मतलब ढेर सारा टेक्स्ट है जिसको आपको स्क्रॉल करना पड़ा है, लूपिंग एनिमेशंस हैं, कोई एनिमेशन आपने डाली है, वो बार बार वो एनिमेशन घूम रही है, वो एनिमेशन रिप्ले हो रही है। कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आउटडेटेड है, लेट्स से फोन नंबर चेंज हो गए, स्टिल वेबसाइट पे वही पुराने नंबर जो हैं वो आ रहे हैं। स्लो डाउनलोड टाइम्स हैं। ठीक है, जिसको हम एफिशिएंसी और स्पीड से कहते हैं। फिक्स्ड फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। ठीक है, मतलब आपने जिस तरीके से कंजेस्टेड डिजाइन किया है उसी तरह। लॉन्ग पेजेस है, एक ही पेज पर आपने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। ये सारे पूरी डिजाइन इंटरफेस के जिम्मे में आते हैं कि आपने वो वेबसाइट, वो वेब इंटरफेस डिजाइन करते हुए आपने इन चीजों को ख्याल नहीं रखा, क्योंकि पीछे यूज करने वाले मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं, एल्डरली लोग भी हो सकते हैं इस वेबसाइट को यूज करने वाले, यंगस्टर्स भी हो सकते हैं, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, वो लोग जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड बिगिनर लेवल का है वो भी हो सकते हैं। सो आप जो है वो इन सारे एरर्स को रिमूव करेंगे तो ही एक अच्छी वेबसाइट बन सकती है। जैसे कि गुड वेबसाइट डिजाइन में क्या होगा, लाइट वेट ग्राफिक्स रखें। ठीक है, अगर आपने अपनी मेन स्क्रीन पर ही वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस रख ली है तो आपको तो मेन पेज ही लोड नहीं होगा। मेन पेज लोड नहीं होगा तो यूजर तो इनॉय होके उस वेबसाइट को वेट करना ही छोड़ देगा और उस वेबसाइट को क्लोज करके कोई अल्टरनेट वेबसाइट यूज कर लेगा। सो आप लाइट वेट ग्राफिक्स रखें। ठीक है, नॉट हाई क्वालिटी या हाई रेजोल्यूशन कंसर्न नहीं है, लाइट वेट रखें जो कि वेरी इजीली डाउनलोड हो जाए, वेरी इजीली जो है वो डाउनलोड हो जाए। सो ये इंटरफेस डिजाइन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिजाइन है कि आप अपने फ्रंट पेज पर बड़ा लाइट वेट सा इमेज रखते हैं। फॉर्म्स और डाटा इंटेग्रिटी, जिसमें हमने पहले भी बात की कि कंसिस्टेंट रखें, फॉर्मेटिंग के इश्यूज हैं। इसी तरह जो है वो टेम्पलेट बेस्ड अगर HTML
फाइल्स आप यूज कर रहे हैं तो ये ज्यादा बेहतर हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन एट्रीब्यूट्स को ये अच्छे तरीके से हाईलाइट करती हैं, कंसिस्टेंसी को ये ऑटोमेटिकली देती हैं, और एक ऐसा इंटरफेस बनाएं जो कि इजी टू मेंटेन हो। सो ये और प्लस इसके अलावा जो हमने पहले एरर्स पढ़े हैं, इन एरर्स को आप रिमूव करें, ऑटोमेटिकली आपका पेज जो है वो वेबसाइट का डिजाइन इंटरफेस बड़ा अच्छा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे बैक स्क्रीन पे हमने एक एरर पढ़ा, लॉन्ग पेजेस, इंस्टेड आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही पेज पे रख दें और वो यूजर उसको स्क्रॉल करता रहे, आप उसको 3 पेजेस पे रख लें, एक पेज पे कुछ पोर्शन दिया, उसके बाद नेक्स्ट का बटन दबा दिया। अगर यूजर इंटरेस्टेड है, नेक्स्ट का बटन दबाएगा, ठीक है, वो विजिबल फॉर्म में, इंटरेक्टिव फॉर्म में, यूजर फ्रेंडली फॉर्म में उसको मजीद कॉन्टेंट्स नजर आ जाएंगे। मजीद अगर उसने देखना है तो नेक्स्ट का बटन दबाएगा, थर्ड पे उसको डिस्प्ले हो जाएगा। सो इंस्टेड कि आप एक ही पेज पे सारी इंफॉर्मेशन दे दें, आप डिफरेंट पेजेस पर उस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर सकते हैं। आइए मजीद बात करते हैं इंटरफेस और डायलॉग डिजाइन की। मजीद आप यूजर को कैसे इंटरफेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, डायलॉग डिजाइन मतलब अगर कोई एरर मैसेज आता है वो कैसे अपीयर होगा, कैसे आपने देखना है, सो ये चीज भी आप देखेंगे। सबसे पहले लेआउट है, ठीक है, इंटरफेस का लेआउट, बटन्स आपने कहां पे रखे हैं, टेक्स्ट आपने कहां पे रखा है, ठीक है, विजेट्स जो है वो कैसे आपने रखे हैं, टेबल डाटा आपने कैसे रखा है। कॉमन प्रैक्टिस है कि आपका ऊपर फॉर्म की फील्ड होंगे, नीचे बटन्स होंगे, ठीक है। अगर आपने ऊपर बटन्स रख दिए और नीचे फॉर्म की फील्ड्स रख ली, या लेफ्ट पे आपने फॉर्म की फील्ड्स, राइट पे बटन, सो ये आपने लेआउट कोई कॉमन या कोई स्टैंडर्ड लेआउट फॉलो नहीं किया। रॉन्ग की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है काम करेगा, लेकिन यूजर इस लेआउट के साथ फेमिलियर नहीं है। यूजर जिस लेआउट के साथ फेमिलियर है आप उसको यूज करें। इस तरह स्ट्रक्चरिंग डाटा एंट्री, ठीक है, डाटा एंट्री जो है वो टेबुलर ऑर्डर में होनी चाहिए। टेबुलर की मैं आगे आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूजर से उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेनी है, उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड लेना है, और आपने उससे जो है वो उसकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, या उससे उसकी आपने स्किल्स लेनी है। अब ये बजाय इसके कि ये तीनों सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप एक ही पेज पे रखें, आप टैब्स बना दें। पहले टैब पे आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन ले ली, अब सेकंड टैब प्रेस हो जाए, इंस्टेड के वो नया पेज लोड हो, वो सिंपली टैब स्विच हो गया, उसने जो है वो अपनी एजुकेशन दे दी, थर्ड टैब में जो है उसने अपने स्किल्स दे दिए, ठीक है। बिल्कुल इस तरह जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में टैब बने हुए हैं, ठीक है, फाइल है, ठीक है, फाइल के बाद दूसरा टैब है, ठीक है, तीसरा टैब है, तो टैब्स बने हुए, आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी। इसी तरह आपकी कंट्रोलिंग डाटा इनपुट, वैलिडेशन और फॉर्मेट कंट्रोल्स, इसको आप प्रोवाइड करें। फीडबैक में आए, फीडबैक का मतलब यह कि अगर फॉर्म सेव हो गया है तो बताएं थैंक यू, एक ग्रीन विंडो आए, ठीक है, उसमें लिखा हो कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, या कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव रजिस्टर्ड टू अवर साइट, ठीक है, तो इस तरह का फीडबैक आए। अगर कोई उसने रॉन्ग किया है तो वहां पे और मैसेज आते हैं कि देयर इज अ मिस्टेक ऑन दिस फील्ड नंबर 15 और फील्ड नंबर 14, वहां पे उसको हाईलाइट करें। सो फीडबैक होना चाहिए और डायलॉग सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, ठीक है, मतलब अगर आप उससे इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, तो सीक्वेंस में लें। ऐसा ना हो कि पहले आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपने नेम, फादर नेम लिया, फिर आप एजुकेशन पे चले गए, फिर आप वापस जो है वो उसके पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर आ गए, फिर आप उसकी स्किल्स पर चले गए। सो सीक्वेंस में रखें, ये ज्यादा बेहतर है। सो दीज आर ऑल्सो गुड अप्रोचेस फॉर दी इंटरफेस डिजाइन। अच्छा जी, डिलीवरेबल्स क्या हैं, ठीक है, स्पेसिफिकेशन आउटलाइन फॉर डिजाइन ऑफ द इंटरफेसेस एंड डायलॉग। स्पेसिफिकेशन क्या है? सबसे पहले ये जो अभी हमने बात की है कि नैरेटिव ओवरव्यू होना चाहिए, ठीक है। एक इंटरफेस डिजाइन की जो हमारे पास डिलीवरेबल है, आउटकम्स है, वो ये है कि नैरेटिव ओवरव्यू होना चाहिए, यूजर की कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस करते हुए, टास्क की कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस करते हुए, सिस्टम और एनवायरमेंटल की कैरेक्टरिस्टिक को बेस करते हुए आप वो डिजाइन स्पेसिफाई करें। इसी तरह अगर डायलॉग की बात करते हैं या फॉर्म की बात करते हैं, सो फॉर्म और रिपोर्ट्स भी अकॉर्डिंगली डिजाइन करें, ठीक है। यूजेबिलिटी को अगर आपने असेस करना है तो यूजर स्पेसिफिक टास्क का परफॉर्म करने में कितना एक्यूरेट, कितना स्पीडी और कितना सेटिस्फाई रहा है उसको देखें। ऑब्जेक्टिव, इसी तरह प्रोसीजर्स, क्या जो काम उसने करना था वो ठीक तरीके से हो गया, ठीक है। और टेस्टिंग को कैसे, मतलब आप कैसे देखेंगे कि ये यूजेबल है या नहीं है, जैसे अभी हमने बात की, टाइम टू लर्न, रेट ऑफ, स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस, रेट ऑफ एरर्स, ठीक है, और यूजर सेटिस्फैक्शन। सो ये ढेर सारी
चीजें हैं जिनको हमने प्रीवियसली देखा, ये वो आउटपुट्स हैं, ये वो डिलीवरेबल्स हैं जो कि आपके एक अच्छे इंटरफेस डिजाइन को अकॉम्प्लिश करने में हेल्प करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं. सो यू मस्ट कंसिडर ऑल दीज एस्पेक्ट्स. इंटरफेस मेथड्स, द मेथड बाय विच अ यूजर इंटरैक्ट्स विद द इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, आप के सिस्टम हमने देखा है कई किस्म के हो सकते हैं. बाज कमांड लाइन है, आप उसमें कमांड एंटर करते हैं तो तब अगला टास्क जो है वो परफॉर्म होता है. बाज मेन्यूज हैं, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है. ठीक है, क्लिक फाइल के मेन्यू पे क्लिक करें तो ड्रॉप डाउन मेन्यू हो जाता है कि फाइल ओपन करनी है, सेव करनी है, सेव एज करनी है, ठीक है, डुप्लीकेट करनी है, वगैरह वगैरह. बाज फॉर्म्स हैं, ठीक है, बाज ऑब्जेक्ट बेस्ड हैं. लेट्स से आपने बटन्स बना दिए हैं, ठीक है, प्रिंट के एक बटन बना हुआ है, प्रिंट के बटन को, प्रिंट के ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट ओपन है वो प्रिंट हो जाएगा. नेचुरल लैंग्वेज है. सो ये सारे वो तरीके हैं जिसके थ्रू आपका यूजर इंटरैक्ट करता है. कमांड लाइन की अगर बात करें, कमांड लाइन आजकल हम यूज नहीं करते. जो लाइनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर्स हैं वो शायद स्टिल कमांड लाइन यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली चीजें जो है वो आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू ही हो रही हैं. तो जो चीजें कमांड के थ्रू होती हैं उनको हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं. आपके माइक्रोसॉफ्ट में भी अगर आप उसमें प्रॉम्प्ट मोड में जाएं, डॉस प्रॉम्प्ट मोड में जाएं, तो वहां पे आप यही कर रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे भी लिखा है माइक्रोसॉफ्ट डॉस प्रॉम्प्ट. अब आपका जो है वो ये रीनेम्ड है. ठीक है, सो आपने क्या करना है, कमांड के थ्रू पहले आप कॉपी करते थे, कॉपी सी, ठीक है, सी में कॉपी करना था क्या, पेपर डॉट डॉक ए, पेपर डॉट डॉक. ठीक है, सो ये कॉपिंग की कमांड है. ठीक है, जो कि क्या करती, दिस कॉपीज अ फाइल फ्रॉम सी ड्राइव टू दी ए ड्राइव. ठीक है, जो कि सी ड्राइव से ए ड्राइव में डॉक्यूमेंट को जिसका नाम पेपर है उसको कॉपी करती थी. ठीक है, अब ये काम सिंपली क्या है, आपने राइट क्लिक किया, कॉपी पे प्रेस किया, जहां पे आपने पेस्ट करना है वहां पे राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, तो कॉपी और पेस्ट की ऑप्शन ये रिप्लेस हो गई. सो जो काम कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू हो रहा था वो अब आप जो है वो क्लिकिंग के थ्रू करें. तो CLI में ये हो रहा था, लेकिन कुछ चीजें स्टिल ऐसी हैं जो कि आप कमांड लाइन के थ्रू ही करते हैं. तो अगर आप कमांड लाइन भी यूज कर रहे हैं सो मेक श्योर कि उसमें एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स जो है वो यूजर एंटर करे और कोई ऑपरेशन जो है वो इन्वोक हो जाए. इसमें कीबोर्ड भी यूज होता है, इसमें शॉर्टकट्स भी यूज होते हैं. शॉर्टकट्स क्या है, जैसे कि ऑल्ट, कंट्रोल और डिलीट, ये कीज अगर आप प्रेस करें सो या आपकी होम स्क्रीन लॉक हो जाएगी या जो है वो आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा. ठीक है, सो कमांड लाइन इंटरेक्शन. इसके अलावा मेन्यू इंटरेक्शन है. मेन्यू क्या है, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाती हैं. ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाती हैं. इसके दो तरीके हैं, पॉपअप है और ड्रॉप डाउन है. पॉपअप ये है कि मेन्यू प्लेस नियर करंट कर्सर पोजीशन. आपने फॉर एग्जांपल अगर मैं स्क्रीन पर राइट क्लिक करूं, ठीक है, या आप अपने यहां पे अगर मैं राइट क्लिक करूं तो ये आप देख रहे हैं कि एक पॉपअप मेन्यू खुल गया. ठीक है, जिसमें नेक्स्ट का बटन है, प्रीवियस है, लास्ट व्यूड है, गो टू स्लाइड है. गो टू स्लाइड से मजीद ये एक मेन्यू जो है वो पॉपअप हो गया. ठीक है, इसी तरह स्क्रीन की बात करूं तो स्क्रीन से ये पॉपअप मेन्यू जो है वो शुरू हो गया. पॉइंटर ऑप्शंस की बात करूं सो एरो है, बॉल पॉइंट है, ये ऑप्शन शुरू हो गए. और इसी तरह जो है वो यहाँ पे एग्जिट भी है. ठीक है, सो ये आपका पॉपअप मेन्यू है. एक है ड्रॉप डाउन मेन्यू. ड्रॉप डाउन मेन्यू की भी यही एग्जांपल है. ये आपकी पॉपअप मेन्यू है और एक अगर इसमें एरो को क्लिक करता हूं तो ये ड्रॉप डाउन हो गया, मतलब यहां से कुछ मजीद चीजें जो है वो ड्रॉप हो गई. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दी पॉपअप मेन्यू एंड दी ड्रॉप डाउन मेन्यू. जी, अब यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं. एक इंटरफेस है टेक्स्टस्मिथ के नाम से. ठीक है, यहां पे हम देख सकते हैं कि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है. यहां पे कुछ बटन्स हैं. ठीक है, यहां पे कुछ टॉप पे जो है वो आपके ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं, यहां पे कुछ बटन्स हैं, यहां पे आप जो है वो इनपुट दे रहे हैं. सो सिंगल लेवल मेन्यू है अलोंग लेफ्ट एज ऑफ द स्क्रीन. सो यहां पे सिंगल काम हो रहे हैं. ठीक है, यहां पे जो है वो मजीद आप ड्रॉप डाउन कर सकते हैं. अच्छा, इस तरह वेरियस टाइप्स ऑफ मेन्यू कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं. ठीक है, आपका सिंगल मेन्यू भी हो सकता है, आपका सीक्वेंस मेन्यू भी हो सकता है. ठीक है, सिंगल मेन्यू का मतलब है ये एक काम किया. सीक्वेंस मेन्यू का मतलब ये है कि आप अगर यहां पे जाना है उससे पहले आप ये करेंगे, उससे पहले आप ये करेंगे. जिस तरह अगर मैंने जो है वो स्लाइड नंबर 14 पर जाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करना हूं, फिर मैं गो टू स्लाइड पे करना हूं, फिर मैं जो है वो यहाँ पे देख रहा हूं कि हाँ जी मुझे स्लाइड नंबर 17 पे जाना है या 18 पे जाना है. तो ये सीक्वेंस में मैं आया. ठीक है, अगेन मैं बताता हूं, पहले मैंने राइट क्लिक किया,
सीक्वेंस नंबर 1, सीक्वेंस नंबर 2 मैंने इसमें सेलेक्ट किया, सीक्वेंस नंबर 3 यहां पे मैं उस स्लाइड नंबर को सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, सो सीक्वेंस भी हो सकता है। इसके अलावा आपकी मल्टी ट्री भी हो सकता है। मल्टी ट्री का मतलब यह है कि आप क्लिक करें और आप कई जगहों पे जा सकते हैं। अब ये मैंने क्लिक किया, मैं यहां पे नेक्स्ट पे भी जा सकता हूं, प्रीवियस पे भी जा सकता हूं, स्क्रीन पे भी जा सकता हूं, कई ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। मल्टीपल ट्री मेन्यू विद मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल ट्री मेन्यू विद मल्टीपल पेरेंट्स एंड मल्टीपल ट्रैवर्सल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो मुख्तलिफ ऑप्शंस इसमें हो सकती हैं। अक्सर आपने वेबसाइट्स पे देखा था और देखा होगा कि आपकी वेबसाइट का पूरा डिज़ाइन लिखा होता है, नेविगेशन लिखी होती है कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से काम करी, आप किस मेन्यू में हैं, किस मेन्यू में जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सो ये मुख्तलिफ मेन्यूज़ की कन्फिगरेशन हो सकती हैं। अब ये एक एग्जाम्पल देखें तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 का है। आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं तो ये मेन्यू ड्रॉप हो जाता है, फिर आप सेंड पर क्लिक करते हैं तो एक और मेन्यू ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, सो ये है ड्रॉप डाउन मेन्यू की। इसी तरह ये एक एग्जांपल है टेबुलर मेन्यू की। अब ये आप देख सकते हैं कि ये होम का टैब है, इसमें ढेर सारे काम है जो कि आप कर सकते हैं। इसी तरह इंसर्ट के टैब पे क्लिक करें, ठीक है, तो इंसर्ट से रिलेटेड जो टास्क हैं वो ओपन हो जाएंगे। डिजाइन पर क्लिक करें तो जो टास्क हैं वो डिजाइन से रिलेटेड हो जाएंगे। मेन्यू डिजाइन की अगर आप बात करें तो आपको चंद चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले वर्डिंग, ठीक है, अगेन यहां पर भी मीनिंगफुल टाइटल्स यूज करें, क्लियर कमांड्स यूज करें, अपर और लोअर केसेस का मिक्स एंड मैच यूज करें। सारा अपर भी नहीं होना चाहिए, सारा लोअर केस भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह यहां पे हम देख सकते हैं कि आपके अपर केस है, ठीक है, लेकिन नीचे अगर हम देखें तो यहां पे लोअर केस भी है। ये लोअर केस, ये लोअर केस, तो आपके मेन टैब्स जो हैं वो आपके सारे अपर केस में है और टैब के अंदर अगर कोई ऑप्शंस हैं सो वो लोअर केस में है। जिस तरह पेस्ट, क्लिपबोर्ड, एडिटिंग, ये लोअर केस में है। सो मिक्स एंड मैच यूज करें। ऑर्गेनाइजेशन, कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल, जिसका मतलब ये है कि अगर आप यहां पे देखें, अब इंसर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो इंसर्ट के टैब में होंगी। लेट्स से शेप इंसर्ट है, इमेज इंसर्ट है, टेबल इंसर्ट है, न्यू पेज इंसर्ट है, वो सारी चीजें इंसर्ट से रिलेटेड होंगी। इसी तरह डिजाइन से रिलेटेड चीजें सारी डिजाइन में होंगी। तो ये कंसिस्टेंटली सारी चीजें डिजाइंड है और इनको ग्रुप किया गया है। इसी तरह लेंथ है, ऑल चॉइसेस फिट विद इन स्क्रीन लेंथ, जिसका मतलब यह है कि अगर बैक पे अगर मैं जाऊं सो होम मेन्यू से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी यहां पर आई हुई हैं। ठीक है, होम मेन्यू से रिलेटेड सारी चीजें यहां पर आई हुई हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि स्क्रीन पे ना आई हो। ठीक है, सो सारी चीजें यहां पर आ गई। इसी तरह इंसर्ट से रिलेटेड जो है जो चीजें वो इसी एक पेज पर आएंगी, तो कोई चीज ऐसी रह ना जाए जो कि आपको इस होम से रिलेटेड हो या इंसर्ट से रिलेटेड हो, वो आपको नेक्स्ट पेज पर जाना पड़े। सो लेंथ होनी चाहिए, सिलेक्शन क्लियर, कंसिस्टेंट, इजी होनी चाहिए, हाईलाइटिंग ओनली फॉर सिलेक्टेड ऑप्शंस और अनअवेलेबल ऑप्शंस। ठीक है, अगर आपने कोई चीज सेलेक्ट की है वो भी हाईलाइट हो जाए कि यू हैव सेलेक्टेड दिस, और अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो वो भी एरर मैसेज की सूरत में हाईलाइट होनी चाहिए कि दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड और समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज कॉल्ड मेन्यू ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें और यहाँ पे आप ने कोई डॉक्यूमेंट लिखा और आप उसको एग्जिट करते हैं, तो यहाँ पे एक हाईलाइट टेक्स्ट आ जाता है कि डू यू वांट टू एग्जिट बिफोर सेविंग दिस, विदाउट सेविंग दिस। ठीक है, तो अब ये एरर मैसेज हाईलाइट होकर सामने आ गया कि आपका डॉक्यूमेंट सेव नहीं है। अगर आपने एग्जिट किया तो जो टाइपिंग आपने की है वो इरेज्ड हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे ये अकॉर्डिंगली आप इसको डिजाइन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कंट्रास्टिंग मेन्यू डिजाइन, ये पुअर मेन्यू डिजाइन है। वाई? अब यहां पे लिखा है सिस्टम ऑप्शन। अब सिस्टम ऑप्शन एक वेग टाइटल है, सबसे पहले इसका टाइटल वेग है। दूसरा आपने लिखा कि ऑर्डर इन्फो या ऑर्डर स्टेटस, ये कमांड है, ये क्या करेगी कोई नहीं पता चल रहा। इसके अलावा कहीं पे आप देख सकते हैं ये सारे का सारा जो है वो अपर केस है। ठीक है, इसी तरह जो कॉमन ऑप्शंस हैं वो सेपरेट नहीं की गई। ठीक है, कॉमन ऑप्शन जो है वो सेपरेट नहीं की गई, जैसे हेल्प कॉमन ऑप्शन है, क्विट कॉमन ऑप्शन है। ठीक है, ये मेन्यू में के अंदर ही इसको डाला गया है। और यहां पे आप देखें तो एंटर ऑप्शन 2 की सिलेक्शन, ठीक है, एंटर ऑप्शन आप 01 दें या 02 दें या 03 दें। ठीक है, हो सकता है वो सिर्फ 01 और 02 को कंसिडर करे। ठीक है, अगर अब एक यूजर 04 इंसर्ट कर रहा है तो क्या होगा, आपने खुद उसको एरर का चांस दे दिया। सो दैट इज अ पुअर मेन्यू डिजाइन। ठीक है, दूसरा इसमें ग्राफिक्स नहीं है, इसमें इंटरैक्टिव ये नहीं है, सो इट्स अ पुअर मेन्यू डिजाइन। इसी को अगर हम गुड मेन्यू डिजाइन करें
सो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले इसको क्लियर टाइटल दिया, कस्टमर इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपने बताया कि आप मेन मेन्यू में हैं, जो चीज़ें रूटीन की हैं उनको आपने सेपरेट कर दिया, जैसे हेल्प और एग्जिट मेन्यू है। जो चीज़ें डिस्क्रिप्टिव में नहीं थी उनको आपने डिस्क्रिप्टिव कर दिया, जैसे कि क्यूरी इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। यहाँ पे कोई नहीं पता था ऑर्डर इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है या ऑर्डर स्टेटस क्या चीज़ है। यहाँ पे आपने बता दिया कि क्यूरी इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक ऑर्डर या चेक स्टेटस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। इसी तरह जो है वो एग्जिट स्टेटमेंट जो है वो आपने लिख दिया कि अगर आपने एग्जिट करना है तो 1 प्रेस करें, ठीक है। इंस्टेड के जो है वो आप कोई 2 नंबर्स एंटर करें, ठीक है, जो कि पिछले केस में 01, 02 हो सकता था, या 0 या 1 है। यहाँ पे आपने सिंपली कह दिया कि भाई अगर आपने 1 प्रेस किया तो ये सिस्टम एग्जिट कर जाएगा। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ गुड मैन्युअल डिजाइन। इसी तरह स्पेसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा रीडेबल हो गया। अब अगर सेम मेन्यू जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक की में बात की जाए, ठीक है, विजुअल बेसिक एक टूल है जिसको डिजाइनर्स जो है वो यूज करते हैं इसमें बटन फॉर्म्स डिजाइन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये एक फॉर्म है जो कि डिजाइंड है। अब इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है, इसमें जो है वो टाइटल भी है जो कि पाइन वैली फर्नीचर के नाम से लिखा है, और ये कोडिंग के लिहाज से आपने बताया कि इसका टेक्स्ट क्या है, इसमें वैल्यूज इसकी क्या आएगी, इसमें यहाँ पे अगर कोई नया मेन्यू में कोई ऑप्शन ऐड करनी है तो उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे। सो ये सारी चीज़ें आप विजुअल बेसिक में यूज़ करते हुए अपने फॉर्म को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हैं जी। इसके अलावा हम बात करते हैं सिस्टम इंटरैक्शन की, फॉर्म इंटरैक्शन की। फॉर्म इंटरैक्शन क्या है? अलाउज यूजर टू फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन वर्किंग विद अ सिस्टम, ठीक है। अब एक फॉर्म है जो कि खाली है, उस फॉर्म को आपने फिलअप करना है। सो आपको कुछ चीज़ों का, उस ऐसे फॉर्म को डिज़ाइन करते हुए आपको चंद चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, जिसमें आप एक्सपेक्ट करें कि यूजर ने कुछ इनपुट इंसर्ट करनी है और आपने डेटाबेस में वो सेव करनी है। ऐसे फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए आप चंद चीज़ों का ख्याल रखेंगे, जैसे और सबसे पहले उसको इफेक्टिव डिज़ाइन होना चाहिए। इफेक्टिव डिज़ाइन का मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, टाइटल एंड फील्ड हेडिंग्स। लेट्स से आप गूगल, याहू या फेसबुक में अगर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, अगर उसमें फील्ड है उस पर लिखा है यूजर नेम, ठीक है। अब यूजर नेम एक वेग टाइटल है, आपको नहीं पता कि ये यूजर नेम मुझसे प्रीवियस यूजर नेम मांग रहा है या जो है वो द यूजर नेम दैट आई विश टू सेलेक्ट है। तो आप बेहतर है कि उसमें लिख दें प्लीज एंटर द यूजर नेम दैट वुड यू लाइक टू कीप, ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि जो यूजर नेम आप रखना चाहते हैं वो पहले बताएं, फिर वो आपको बताता है कि ये अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। लॉजिकल ग्रुपिंग करें, जैसा मैंने अभी बात की और जैसा हमने यहां पे भी देखा इस पर्टिकुलर केस में कि यहां पे लॉजिकल ग्रुपिंग हुई है। इंसर्ट से रिलेटेड जितनी चीजें वो इंसर्ट के मेन्यू में होंगी, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट इमेज, इंसर्ट शेप। डिजाइन से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो डिजाइन के फेज में होंगी। रेफरेंसेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो रेफरेंस के उसमें होंगी। तो ये ग्रुपिंग भी हुई है, लॉजिकल भी हुई है और फिजिकल भी हुई है। इसी तरह डिस्टिंक्टिव बाउंड्रीज, डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है। हमने पहले भी बात की थी डेटाबेस डिजाइन में भी कि डिफॉल्ट वैल्यू जरूर कोई रखें। अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं रख रहे वो ब्लैंक है, अगर आप 0 रख रहे हैं तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है। तो सर्टेन फील्ड्स में डिफॉल्ट वैल्यू है। लेट्स से आप अगर किसी से एजुकेशन मांग रहे हैं, ठीक है, सो एजुकेशन में अगर वो एक्सप्लिसिटली कोई इंसर्ट कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो उसको ब्लैंक ना छोड़ें, ठीक है। उसमें आपने वैल्यू कोई दे दी, एजुकेशन नॉट सेलेक्टेड या नॉट इंसर्टेड या नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है, तो कोई वैल्यू आपने जरूर इंसर्ट कर दी। अप्रोप्रिएट फील्ड लेंथ बता दें। लेट्स से कोई यूजर नेम जो है वो 40 कैरेक्टर का लॉन्ग नहीं हो सकता। अगर लेट्स से सिस्टम ने मैक्सिमम उसकी लिमिट लगाई है 20 कैरेक्टर, तो स्पेसिफाई कर दें कि 20 कैरेक्टर। और विंडो की स्क्रॉलिंग को कम से कम करें। अगर लेट्स से कोई बहुत ज्यादा डिटेल है तो उसको नेक्स्ट पेज पे ले जाएं, नेक्स्ट पेज पे ले जाएं, लेकिन सेम पेज पर उसकी स्क्रॉलिंग को कोशिश करें कि अवॉइड करें। अच्छा, गूगल की अगर हम सर्च इंजन की बात करें तो हमने देखा है, ठीक है, ये एडवांस ऑप्शंस हैं। ये अब करंटली अगर बात की जाए तो मजीद ये रिफाइन हो गया है। अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, एडवांस ऑप्शंस भी आ गई हैं, ठीक है, लेकिन ये ऐसे भी लुक लाइक है कि जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं उसकी मजीद क्या डिटेल्स हैं। ये परहैप्स लेआउट आउटडेटेड है, ठीक है, लेकिन मतलब पहले जो है वो आप ये यूज़ होता था। इसमें आप देख सकते हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू भी हैं, कुछ कैटेगराइजेशन भी हुई है, कुछ जो है वो आपने हाईलाइटेड टेक्स्ट भी किए हुए हैं। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी गुड इंटरेक्शन फॉर्म।
सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ड्रॉप डाउन मेन्यूज और मेन्यू, ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन में हम कोई ऑब्जेक्ट्स या कोई सिंबल्स यूज कर लेते हैं। ये ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं। जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा है, जब आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट के बटन पर प्रिंटर का एक इमेज सा या सिंबल सा बना हुआ है, जिसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि व्हेनेवर यू वांट टू प्रिंट समथिंग सिंपली क्लिक द बटन प्रिंट। सो सिंबल्स को यूज किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ कमांड्स या फंक्शंस। ये इसलिए है क्योंकि ये ज्यादा मीनिंगफुल है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 ये कि ये स्क्रीन पर बड़ी लिटिल स्पेस लेता है, ठीक है। इसके अलावा कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय यूजर्स। अब प्रिंटर का एक इमेज बना हुआ है, इसकी बड़ी कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है कि इफ यू वांट टू प्रिंट समथिंग वो ये है। अगर टेबल का सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब ये कि ये टेबल से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। इसी तरह अगर फोल्डर का बटन बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि फोल्डर से रिलेटेड जो है वो ये चीजें हैं। सो आप कमांड्स या फंक्शंस को टेक्सचुअल राइटिंग के बजाय आप ग्राफिकल इमेज या सिंबल जो है वो यूज करते हैं। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि ढेर सारे यहां पे वैसे तो यहां पे आपने बटन्स बनाए हुए हैं, फॉर्म्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्यूरी से रिलेटेड है या बाकी चीजें हैं। सो ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक .NET में आप आइकन बेस्ड इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ढेर सारे टूल्स हैं जिनमें आप ये इंटरफेस डिजाइनिंग ऑब्जेक्ट बेस्ड कर सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, नेचुरल लैंग्वेज इंटरेक्शन पहले भी हमने देखा था। सो इनपुट्स टू एंड आउटपुट्स फ्रॉम अ सिस्टम आर इन अ कन्वेंशनल स्पीकिंग लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। मतलब आप, ठीक है, सिस्टम को कोई इनपुट दे रहे हैं या सिस्टम की कोई आउटपुट आ रही है, ठीक है। तो वो जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं उसमें अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। लेट्स से आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई टाइपिंग की और आप अगर एग्जिट का बटन प्रेस कर रहे हैं और यहां पे अगर एरर मैसेज आता है, सो इंस्टेड के वो किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में हो, वो प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में होता है कि द डॉक्यूमेंट इज नॉट सेव्ड, वुड यू लाइक टू एग्जिट विदाउट सेविंग, ठीक है। अब ये नेचुरल लैंग्वेज है, कोई भी यूजर इसको समझ सकता है, ठीक है। अब वो टाइपिंग उसने इंग्लिश में की है, एरर मैसेज लेट्स से वो अरेबिक में आ गया या चाइनीज में आ गया या किसी ऐसी लैंग्वेज में आ गया जो कि समझा नहीं जा रहा, सो ये नहीं है, चलेगा, ठीक है। तो आप जो भी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिस बिजनेस इन प्रोसेस डेवलपमेंट की आप बात करें, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वो यूज करें, सिस्टम में इनपुट देने के लिए भी और सिस्टम से आउटपुट को भी जो है वो डिस्प्ले करें। ये बहुत जरूरी है बेस्ड ऑन रिसर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि ये जरूरी है कि आप एरर मैसेजेस या इनपुट या आउटपुट जो है वो आप नेचुरल लैंग्वेज में यूज करें। Current implementations are tedious and difficult to work with, not as viable as other interaction methods. जैसा हमने बात की कि आपके बटन्स हैं, आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है, आपकी नेचुरल लैंग्वेज है। सो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप जो है वो एक अच्छे इंटरफेस डिज़ाइन की तरफ जा सकते हैं। अब हम अगर हार्डवेयर ऑप्शंस की बात करें तो बाज़ औक़ात हार्डवेयर जो है वो भी सिस्टम में इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होता है। मोस्टली केसेस में हार्डवेयर आपका सिस्टम में इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होता है। जो कॉमनली यूज्ड है वो हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट दे रहे हैं, जैसे कि आप टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप कमांड लाइन कर रहे हैं, सो वो आपकी कीबोर्ड के थ्रू है। कुछ हमारे पास ट्रैक बॉल्स हैं, ठीक है, ऐसे माउस हैं जिनमें यहाँ पे जो है वो एक बॉल शेप बनी हुई है, ये स्क्रॉलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। प्लेन माउस है आपके जिसमें राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक का बटन है। इस तरह आपके जॉयस्टिक्स हैं, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर पर जो है वो गेमिंग कर रहे हैं तो जॉयस्टिक के थ्रू आपकी इनपुट जो है वो फीड इन हो रही है। इसी तरह आपकी टच स्क्रीन है, ठीक है। बाज़ का टच स्क्रीन भी लेटेस्ट अगर आप लैपटॉप्स देखें या टैबलेट्स या आपके स्मार्टफोन, वो टच स्क्रीन के थ्रू इनपुट सिस्टम को दे रहे हैं। इस तरह लाइट पेन है आपके पास, ठीक है। इसी तरह वॉइस जो है वो भी एज एन इनपुट है। अब मैं जो बोल रहा हूं, सो मेरे सिस्टम में मेरी वॉइस जो है वो इस माइक के थ्रू एज एन इनपुट इस सिस्टम में सेव हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। सो ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि सिस्टम में इनपुट देने के लिए यूज होती हैं। इसके अलावा यूजेबिलिटी प्रॉब्लम्स विद हार्डवेयर डिवाइसेस की बात करें, सो विजुअल ब्लॉकिंग, ठीक है। आप मतलब इस तरीके से अगर आप ये डिवाइसेस यूज कर रहे हैं तो इनके साथ कुछ इश्यूज हैं जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए, जैसे कि टच स्क्रीन के कुछ इश्यूज हैं। इस तरह यूजर फटीगनेस के कुछ, अगर आपने ऐसे तरीके से
हार्डवेयर इंटरेक्शन करवा रहे हैं कि यूजर जो है वो सेम काम करते करते बोर हो रहा है, ठीक है, तो उसको मुख्तलिफ तरीके दें जिसके थ्रू वो इनपुट कर सके। मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट जो है वो कीबोर्ड पे माउस होते हैं उसके थ्रू भी हो सकती है, सेपरेट माउस से भी हो सकती है, जॉयस्टिक से भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। इसी तरह आपकी ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है, आपके जो ट्रैक बॉल्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा ड्यूरेबल हैं। इसी तरह एडिकेट फीडबैक, ठीक है, आपके जो कीबोर्ड्स वगैरह हैं वो आपको अकॉर्डिंगली एडिक्वेट, मुनासिब, अप्रोप्रिएट फीडबैक देते हैं। अगर कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड बड़ा स्पीडी इनपुट प्रोवाइड करता है। पॉइंटिंग एक्यूरेसी की बात करें तो आपका कीबोर्ड पॉइंटिंग एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि आपका जो टच स्क्रीन है या आपका लाइट पेन है या जॉयस्टिक है, ये आपका अप्रोप्रिएटली पॉइंट एक्यूरेसी को आपको सेलेक्ट करके देता है। सो दीज आर यूजेबिलिटी प्रॉब्लम्स। अगर आप ये हार्डवेयर, जो हार्डवेयर हमने यहाँ पे मेंशन किए, वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ भी कुछ इश्यूज हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए। एंड आफ्टर द कंसिडरेशन यू कैन पुट इट इनटू द रेलेवेंट इंटरफेस डिजाइन। Let us now talk about some of the summary of general conclusions from experimental comparison of input devices in relation to specific task। अब यहाँ पे हमारे पास टास्क हैं और यहाँ पे हमारे पास डिवाइसेस हैं, तो इनको अब हम कंपेयर करते हैं। अगर आपने टारगेट सिलेक्शन करनी है, किसी चीज को सेलेक्ट करना है, तो आपके माउस भी अप्रोप्रिएट हो सकते हैं, ग्राफिक टैबलेट भी हो सकते हैं, जॉयस्टिक भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, जैसा मैं अक्सर टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, राइट क्लिक करके टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, या तो आप माउस को पकड़ के चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए माउस सबसे ज़्यादा बेहतर है। ना जॉयस्टिक काम करेगी ना कीबोर्ड काम करेगा। डाटा एंट्री करनी है, उसके लिए पेन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि आप राइटिंग स्टाइल आपका जो भी है, आप कीबोर्ड में टाइपिंग से आप ज़्यादा कन्वीनियंट फील करते हैं देन राइटिंग स्टाइल। इसी तरह आपके पास कर्सर पोजीशन, वो ऑब्वियसली माउस से रिलेटेड है। टेक्स्ट करेक्शन के लिए आप कर्सर कीज यूज करते हैं। मेन्यू सिलेक्शन के लिए टच स्क्रीन्स ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इसी तरह अगर शॉर्टेस्ट पोजीशनिंग की बात करें, सो इसके लिए आपकी टच स्क्रीन भी काम करेंगी, अप्रोप्रिएट हैं, माउसेस भी हैं, ट्रैक बॉल्स भी हैं। शॉर्टेस्ट पोजीशनिंग के लिए जो है वो आपके लाइट पेन्स वगैरह ये ज्यादा जरूरी हैं। अगर मोस्ट प्रेफर्ड की बात की जाए, मोस्ट एक्यूरेट, शॉर्टेस्ट पोजीशनिंग और मोस्ट प्रेफर्ड, तो टारगेट सिलेक्शन के लिए मोस्ट प्रेफर्ड जो हार्डवेयर है वो टच स्क्रीन है या लाइट पेन है। इसी तरह टेक्स्ट करेक्शन के लिए मोस्टली प्रेफर्ड जो है वो आपका लाइट पेन है। इसी तरह मेन्यू सिलेक्शन के लिए मोस्ट प्रेफर्ड जो है वो आपकी कीबोर्ड या टच स्क्रीन है। इनकी डिटेल्स जो है वो यहां पर लिखी हुई हैं, ठीक है। जो ब्लैंक हमने रखा हुआ इसका मतलब यह कि रिसर्च कम्युनिटी ने कोई फाइंडिंग नहीं दी, ये डिपेंड करता है, वेरी करता है। सो दैट इज दी डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस और वो कौन सा काम ज्यादा मुनासिब अच्छे तरीके से कर सकती हैं। अब अगर आप कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हैं, सो कंप्यूटर पर आप गेम खेल सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड से इतनी अच्छी आप गेम नहीं खेल सकेंगे जितनी आप जॉयस्टिक से गेम खेल रहे हैं। अगर आपने जो है वो टेक्स्ट एंटर करना है, सो आप शायद माउस से भी, कोई वर्चुअल कीबोर्ड है उसके थ्रू आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड के थ्रू आप बड़ा अच्छा टेक्स्ट एंटर कर सकेंगे। अगर आपने सिग्नेचर करना है, ठीक है, सिग्नेचर टाइप की चीजें अगर सिस्टम में डालनी है, सो वो आपके लाइट पेन से वो चीजें बड़ी अच्छी तरीके से इंसर्ट हो सकती हैं। Let us now talk about designing interfaces. We use standard formats similar to paper-based forms and reports. जैसा हम कोई पेपर बेस्ड फॉर्म डिजाइन करें तो उसमें हम कंसिस्टेंट रखते हैं, स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, टाइटल, अंडरलाइन, फॉर्म, उसके आगे ब्लैंक लाइन दे दी, यूजर उसमें फिलअप करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम जो है वो अपने कंप्यूटराइज फॉर्म्स जब डिजाइन कर रहे होते हैं या इंटरफेस डिजाइन करते हैं, तो इन्हीं स्टैंडर्ड्स को हम कंसिडर करते हैं। हम ये देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट क्या आपकी नेविगेशन होगी, ठीक है, आपकी टॉप से बॉटम तक क्या चीजें जो है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी और कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें हैं जिनको आप एक अच्छे इंटरफेस डिजाइन के लिए कंसिडर करते हैं। डाटा एंट्री अगर आपने करवानी है, ठीक है, तो यू मेक श्योर के नेवर रिक्वायर डाटा दैट आर ऑलरेडी ऑनलाइन और दैट कैन बी कंप्यूटेड, ठीक है। जैसे मैंने पहले बात की कि आपने अगर उसकी एज जाननी है यूजर की, तो आप उससे एज ना मांगे, ठीक है, आप सिंपली उसे डेट ऑफ बर्थ पूछें। डेट ऑफ बर्थ पूछ के करंट डेट से, आज की डेट से आप खुद या सिस्टम खुद कंप्यूट कर सकता है कि उसकी एज क्या है। इसी तरह डिफॉल्ट वैल्यूज जरूर प्रोवाइड करें, यूनिट्स जो है वो जरूर प्रोवाइड करें। मेक क्लियर द टाइप ऑफ डाटा यूनिट्स रिक्वेस्टेड फॉर एंट्री। लेट्स से आप कहते हैं आपकी सैलरी,
ठीक है, और किसी ने लिखा है 30,000। अब ये $30,000 है या 30,000 रुपीज है, ये 30,000 रुपीज पर मंथ है या 30,000 रुपीज पर वीक है या पर ईयर है। सो यूनिट्स जरूर जो है वो स्पेसिफाई करें। इसी तरह रिप्लेसमेंट, यूज करेक्टर रिप्लेसमेंट व्हेन एप्रोप्रिएट, ठीक है। इंस्टेड अगर किसी ने रुपीज लिखा है RS, या किसी ने अगर डॉलर्स लिखा है कि माई सैलरी इज इन डॉलर्स, ठीक है, वो DOLLAR डॉलर और आगे 30,000 लिखता है, सो बेहतर है कि डॉलर को आप जो है वो डॉलर के साइन से रिप्लेस कर लें। कैप्शनिंग की अगर जरूरत है वो करें, फॉर्मेटिंग करें, जस्टिफाई करें, ठीक है, फॉर्म को। ऐसा ना हो कि फॉर्म के कुछ बटन्स, कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस इधर हैं, कुछ इधर हैं, कुछ इधर हैं, सो उसको प्रॉपरली जस्टिफाई करें। और हेल्प मेन्यू जरूर होने चाहिए। लेट्स से आपको नहीं पता कि इस फील्ड में क्या एंटर करना है, वहां पे हेल्प मेन्यू होना चाहिए जिसको क्लिक करने से आप अप्रोप्रिएटली बता सकें कि चीजें कैसे चलेंगी। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है, ये सारे जस्टिफाइड हैं। कैप्शन में आपने दिए हुए हैं फोन नंबर, यहाँ पे कंट्री कोड या सिटी कोड आएगा, उसके बाद सेपरेटेड है विद द एग्जैक्ट फोन नंबर। इसी तरह ड्रॉप कैप्शन है, बॉक्स कैप्शन है, डिलिमिटेड कैरेक्टर्स है, ठीक है, चेक ऑफ बॉक्सेस है, ठीक है, मेथड ऑफ पेमेंट। अब इसमें से एक आप सेलेक्ट करेंगे, या चेक है, या कैश के थ्रू है, या क्रेडिट कार्ड के थ्रू है, ठीक है। सो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिसके आप यूज करते हुए अपने फॉर्म्स में यूज करते हुए एक अच्छा इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं। अब फोन नंबर इस तरीके से भी हो सकता है, फोन नंबर इस तरीके से भी हो सकता है, फोन नंबर इस तरीके से भी हो सकता है। सो देखें जो अप्रोप्रिएट है, फोन नंबर इस तरीके से भी हो सकता है। सो जो अप्रोप्रिएट लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम कंट्रोलिंग डाटा इनपुट की बात कर रहे हैं। हमारा पर्पस ये है कि हम डाटा एंट्री एरर्स को रिड्यूस करें और जो भी कॉमन सोर्सेज हैं डाटा एरर के, उनको जो है वो रिमूव किया जाए। मतलब आप, जैसा पहले भी बात की गई कि यूजर से एज्यूम ना करें कि वो चीजों को समझता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एरर नहीं करेगा, बल्कि आप इस तरीके से इंटरफेस डिजाइन करें कि यूजर को एरर करने का चांस कम से कम दें, ठीक है। लेट्स से अगर वो नंबर एंटर कर रहा है, ठीक है, वो अपना फोन नंबर एंटर कर रहा है और वो पाकिस्तान का कोड सिर्फ 92 लिख रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली प्लस साथ में ऐड कर दें या 00 सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर दे, ठीक है। इसी तरह इनवैलिड डाटा को जो है वो एंटर करने से पहले जो है वो रोक दें, ठीक है। इसी तरह जो है वो रिक्वेस्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो है इसको कंट्रोल कर लें। सो ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनको यूज करते हुए आप डाटा की इनपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। इंस्टेड के रॉन्ग इनपुट सिस्टम में जाके सेव हो जाए, आप ड्यूरिंग द एंट्री जो है वो उसको यूजर्स को वार्न कर सकते हैं। हमारे पास स्क्रीन टेस्टिंग की डिफरेंट वैलिडेशन टेस्ट हैं, क्लास और कंपोजिशन है, कॉम्बिनेशंस है, मिसिंग डाटा को आप देखें, कोई ब्लैंक है, साइज अगर आपने फील्ड साइज एक्सीड कर दिया है, वैल्यूज अगर रॉन्ग दी हैं, रेंजेस हैं। सो ये सारी चीजें हैं जिनको यूज करते हुए आप इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द डिटेल्स फॉर द गुड इंटरफेस डिजाइन। लेट अस नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने बेहतर इंटरफेस डिजाइन क्या होता है उसको हमने डिस्कस किया, डिफरेंट मेथड्स हैं इंटरेक्शन के, यूजेबिलिटी को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि यूजेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने देखा। बाज़ डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं जो कि सिस्टम में इनपुट देने में हेल्प करती हैं। इसी तरह जब आप इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको चंद चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि लेआउट है, फीडबैक है, सिस्टम हेल्प की ऑप्शंस हैं, और एक अच्छे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। इन सारी चीज़ों को हमने देखा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद बात करेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में। हम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन पर मज़ीद बात करेंगे, सिस्टम डेवलपमेंट मैथडोलॉजी के हवाले से, क्वालिटी रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, स्ट्रक्चर चार्ट्स क्या होते हैं, केस टूल्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। दीज आर ऑल गोइंग टू बी द डिस्कशन ऑफ आवर नेक्स्ट lecture. This ends our lecture here. I hope you enjoyed it. I'll see you with more details. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.